सबसेक्शन 184 के सब पहले 4 सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 184, एकदम आराम से फोकस करना। सेक्शन नंबर 184, सेक्शन नंबर 184 क्या बोलता है? सबसेक्शन 184 सबसेक्शन 1 बात करता है जनरल डिस्क्लोजर। क्या कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट होते हो ना, तो उसके बाद में पहली बोर्ड मीटिंग आफ्टर योर अपॉइंटमेंट, नॉट द बोर्ड मीटिंग इन विच यू आर अपॉइंटेड, ठीक है, बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको देना है MBP1 फॉर्म। इसके अंदर आपको बताना है हर वो बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, हर वो कंपनी के बारे में, हर वो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, हर वो फर्म के बारे में जहां पर आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आपको अपनी शेयर होल्डिंग भी बतानी है इन फॉर्म नंबर MBP1, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कि अगर आपका कोई कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर हो रही है और आपका डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है, सर कैसे? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अ मैनेजर, CEO और प्रमोटर, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 2% मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ और इन एसोसिएशन विथ अदर डायरेक्टर, बराबर। या फिर आप किसी फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रहे हो इन विच द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज द पार्टनर या फिर मेंबर या फिर ओनर होगा, तो ऐसे वाले केस में डायरेक्टर तेरा 2 ड्यूटी है, तूने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना है, ठीक है, दैट आई एम इंटरेस्टेड। और सेकंड चीज क्या बोल दिया है? यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, है ना, मतलब ना ही तू डिस्कशन में एंटर करेगा, ना ही तू कोरम में काउंट किया जाएगा, ना ही तू वोटिंग में काउंट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या बोला है? सर कब बताना पड़ता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट? टाइम ऑफ डिस्क्लोजर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के पहले ही तू इंटरेस्टेड है तो पहली बोर्ड मीटिंग में बता दे, है ना, जिसमें प्रपोजल डिस्कस करेंगे। अब बोर्ड मीटिंग मान लो 3 बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर पहली बोर्ड मीटिंग में तू इंटरेस्टेड नहीं था, सेकंड बोर्ड मीटिंग में तू इंटरेस्टेड हो गया, तो बोले सेकंड बोर्ड मीटिंग में पहले इंटरेस्टेड हुआ, सेकंड बोर्ड मीटिंग में बता देना। या मानो तीनों मीटिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में कंपनी एंटर हो गई और उसके बाद में आपका रिलेशन बन जाता है, तो ऐसे वाले केस में जब आपका रिलेशन बन जाता है वहां पे इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके बाद वाली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में बता देना, ठीक है। सर अगर हमने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया या फिर हमने बोर्ड मीटिंग को अटेंड किया, तो ऐसे वाले केस में क्या बोल दिया? देखो वैकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा आपका और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? जो मैंने आपको बता दिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी एंड द वैकेशन ऑफ ऑफिस। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर आपने सबसेक्शन 1 मतलब MBP1 फॉर्म नहीं दिया, जनरल डिस्क्लोजर नहीं दिया, 1 लाख का पेनल्टी, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो उसके लिए भी 1 लाख पेनल्टी। सर अलग बात क्या है? अलग बात यह है जब आप 184 सबसेक्शन 2 का क्या करते हो, कॉन्ट्रावेंशन करते हो, 1 लाख का तो पेनल्टी बैठेगा, साथ ही साथ में वैकेशन ऑफ ऑफिस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी होगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो मैंने 1000 बार आपको बोला, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो भी डायरेक्टर तुझे इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता, लेकिन हाँ तू कोरम के लिए काउंट हो सकता है, तू मीटिंग को अटेंड कर सकता है और तू वोट भी कर सकता है। तो ये जो है ना प्राइवेट कंपनी तुझे एग्जाम्शन दिया है सेकंड ड्यूटी से, फर्स्ट ड्यूटी से एग्जाम्शन नहीं है, यू हैव टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट। सेकंड ड्यूटी क्या बोल दिया कि तू कोरम में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोरम में काउंट हो सकता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है। और ये एग्जाम्शन दिया है, इसकी कंडीशन हमेशा वो जो कॉमन होती है, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 और MGT7 फॉर्म के अंदर कोई डिफॉल्ट मत करना, ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चों सेक्शन नंबर 184 सबसेक्शन 5, विद दिस वी आर डन विद दिस सेक्शन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है पॉइंट सुनो, इसको पढ़कर देखोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर इसको लॉ की लैंग्वेज से पढ़ोगे ना तो फिर तो जयराम जी के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत सेक्सी सेक्शन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। देखो लॉ का लैंग्वेज क्या लिखा है पहले, नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन, इसका मतलब क्या? इस सेक्शन की कुछ बातें से फर्क नहीं पड़ता, इन सेक्शन की कुछ बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन प्रिजुडाइज द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ restricting the director of a company from having concern or interest in the compromise and arrangement। हे माँ माता जी क्या बोलना चाहता है ये सब सेक्शन? गजब सेक्शन है ना। ये सेक्शन क्या बोलता है सुनो एकदम आराम से, है ना। ये सेक्शन क्या बोलता है, लोगों की पहले गलत इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, लोगों का मानना क्या है। लोगों का मानना है कि देखो ये सेक्शन है ना कहीं पे डायरेक्टर को रोकता नहीं है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में कंसर्न ना हो, इंटरेस्टेड ना हो। अगर आप कंसर्न हो, इंटरेस्टेड हो तो कंप्लायंसेस कर दो। ये लोगों की इंटरप्रिटेशन है इस सब सेक्शन, और पढ़ने में बहुत सही भी लगती है इंटरप्रिटेशन। देखो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिजुडाइज ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। अब ये ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ को अगर मैं से फॉर एग्जांपल रिमूव कर दूं यहां से, ठीक है, रिमूव कर दूं। अब देखो जो लोगों ने इंटरप्रिटेशन बताई वो बहुत सही लग रही है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिजुडाइज रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू हैविंग कंसर्न एंड द इंटरेस्ट इन एनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट विद द कंपनी। तो डायरेक्टर को ये सेक्शन कहीं पे रोकता ही नहीं कि तुम तुम्हारा इंटरेस्ट मत रखो, इंटरेस्ट रख रहे हो तो सिर्फ लॉ को कंप्लाई करो। ये मैं एग्री करता हूँ, आपका इंटरप्रिटेशन सही होता, लेकिन अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये लाइन आ गई ना बच्चों तो तकलीफ हो गया। ये लाइन का मतलब कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो रहा जो बातें आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिकली। ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ का मतलब क्या है? ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ का मतलब समझो, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ का मतलब क्या है? सेक्शन 184 जो है ना कंपनीज एक्ट का, ये किसी और लॉ को
सप्रेस नहीं करता है, ये किसी और लॉ को रोकता नहीं है कि तुम क्या करो। से फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द लैंग्वेज। मानो बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस है, सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या फिर LIC एक्ट है ना, तो ये अपने इनके खुद के एक्ट है, RBI एक्ट है, RBI एक्ट है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हर किसी के अपने अपने लॉ है, ठीक है। अब ऐसे वाले केस में जैसे मैं आपको बोलता हूँ CS का एक्ट है, जिसके अंदर क्या बोला है कि जो एग्जामिनर इवेल्युएटर होता है, अगर मैं अभी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर इवेल्युएटर बन सकता हूँ बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हो तो आप एग्जामिनर इवेल्युएटर नहीं बन सकते हो। अगर आपका जो ट्रेनी है उसका भी एग्जाम है प्रोफेशनल का या एग्जीक्यूटिव का, तो आप एग्जामिनर इवेल्युएटर नहीं बन सकते हो। और बच्चों 3 घंटे को जाने का काम होता है, मस्त खाना पीना मिलता है, खाना पीना मतलब ये मिलता है आपको, वड़ा पाव वगैरह मिल जाता है और साथ में पैसे भी मिलते हैं, तो अच्छा लगता है और इतने सारे लोगों से रिस्पेक्ट भी मिलती है। एग्जामिनर इवेल्युएटर आपको देखना है कि आप मतलब शक की निगाहों से लोगों को देखना है कि तू चीटिंग तो नहीं कर रहा है। मन में आया तो किसी को उठा भी सकते हो, मेरे को तो इतना अच्छा लगता था ये वाला चीज़, बट मैं टीचर होने की वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं पे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो क्या हमारे लॉ में ऐसा लिखा है कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इवेल्युएटर बन ही नहीं सकते हो? बोलो हाँ ना? हाँ। तो मानो किसी और लॉ को हमारा ये जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 184 है ना, ये रोकता नहीं है कि तुम ऐसा कोई लॉ बनाओ। तो अगर तुमने लिखा ना कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा जिसमें जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता, वो बाकी डायरेक्ट ऐसा रिजोल्यूशन पास ही नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा कोई लॉ बना रहे हो तो तुम बिल्कुल बनाओ, हमारा कंपनी एक्ट आपको कोई रोकता नहीं। देखो, नथिंग दिस सेक्शन शैल प्रिजुडाइज ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी और लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन लिखी होगी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा, तो हमारा कंपनी एक्ट का सेक्शन 184 उसको रोकता नहीं है। समझ में आया बच्चों? यस नो? और लिस्टिंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम हैविंग कंसर्न इंटरेस्ट, इस चीज के लिए भी हमारा कंपनी एक्ट रोकता नहीं। दिस इज द रियल इंटरप्रिटेशन। सेकंड चीज क्या बोला है, ये जो सेक्शन 184 सब सेक्शन 5 है, ये क्या बोलता है, हमारा जो सेक्शन 184 ये कब एप्लीकेबल होता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या एक कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जहां पर लोगों की सुना, हाँ, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, उल्टा बोला है, हमारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या हमारी कंपनी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसमें हमारे डायरेक्टर की होल्डिंग 2% तक है। सीधी सी बात है ना बच्चों, ऊपर लिखा था अगर 2% से ज्यादा होल्डिंग है तो सेक्शन 184 का सबसेक्शन 2 लगता है, और यहाँ पे उल्टा लिख रहे है ना। क्या, अगर 2% तक होल्डिंग है तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे क्या ही बात कर रहे हो, ऊपर भी तो लिखा था ना 2% से ज्यादा है तो एप्लीकेबल होगा, इसी का मतलब 2% तक है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बच्चों लॉ मेकर का इच्छा था, उसने फिर से लिख दिया। अब गलती क्या है लॉ मेकर की, सुनना, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिखा है दिस सेक्शन मतलब पूरा सेक्शन 184 अप्लाई ही नहीं होगा अगर दूसरे लॉ में कुछ लिखा होगा या फिर ये वाले केस। लेकिन मेरे को लगता है गलत है। क्यों? यहाँ पर बार बार एक वर्ड यूज किया गया, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखे हैं, ये सेक्शन नंबर 184(1) के अंदर नहीं लिखे। तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे लॉ मेकर ने लिखना चाहिए था दिस इज विद रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 184 सबसेक्शन 2, दिस इज विद रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 184 सबसेक्शन 2, ऐसा लॉ मेकर ने लिखना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने नहीं लिखा, ठीक है। अब कुछ डिसाइडेड केस लॉ है विच इज नॉट इन योर मॉड्यूल, which is not you will not find anywhere, you will find that case study in the Bear Act which I use, मतलब कौन सा, भारत पब्लिक, नहीं सॉरी दिस कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर, जो मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन भी है कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर का, CLA ऑनलाइन का, तो उसके अंदर 3 केस लॉ लिखे हुए हैं। 3 केस लॉ मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या बोलता है पहला केस लॉ, इंटरेस्ट कंसर्न नीड नॉट टू बी डायरेक्ट, इट मे बी इनडायरेक्ट। बच्चों मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल इसी केस लॉ के बेस पे कराया था कि अगर आपके रिलेटिव का भी होल्डिंग होगा कंपनी के अंदर तो भी आपको इंटरेस्टेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। हाँ, अब सुनना बच्चों, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे अगर तुम बहुत अच्छे से लॉ को पकड़ सकते हो तो। मानो हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है, इसका क्या बोल सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं है, नॉट इवन 1% होल्डिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी वाइफ का होल्डिंग है एक्सीडिंग 2%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो कंपनी है उसके अंदर वो हमारा डायरेक्टर उस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर माना जाएगा? बच्चों इट्स नॉट दैट इजी है ना। पहली बात समझो क्या लिखा है लॉ में। लॉ में पहले देखो डायरेक्टर के लिए क्या लिखा है। अगर तुम्हारा होल्डिंग 2% से ज्यादा होगा या फिर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर 2% से ज्यादा होगा, मतलब तुम्हारा अकेले का 2% से ज्यादा है, यस सर, नो, या फिर
किसी और डायरेक्टर के साथ में तुम्हारा 2% से ज्यादा है, मतलब क्या है, कम से कम तुम्हारे पास एक शेयर तो होना चाहिए ना इन एसोसिएशन। ऐसा नहीं बोला इधर योर और समवन एल्स, तुम्हारा होल्डिंग 2% से ज्यादा है या फिर तुम्हारा होल्डिंग विथ अदर डायरेक्टर। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ये उठ जाता है कि वाइफ का होल्डिंग इंडिविजुअल देखेंगे या एसोसिएशन वाला देखेंगे। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो अगर मैं बेसिक आइडिया लेके चलूँ, लिटरल इंटरप्रिटेशन जो लॉजिकली सही लगता है कि भाई लॉ की लैंग्वेज को पकड़ो, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर 1% भी इंटरेस्टेड नहीं और वाइफ फिर 25% भी इंटरेस्टेड, तो मेरे को लगता है आइडियली होना चाहिए था इंटरेस्टेड, बट लॉ की लैंग्वेज को पकड़ो तो वो इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन एसोसिएशन बोला है ना, कम से कम तुम्हारे पास एक शेयर होना चाहिए ना, यहाँ पे तुम्हारा तो 1% भी शेयर नहीं है। तो ऐसे लॉ के अंदर बड़े प्रॉब्लम आते हैं एंड दिस इज समथिंग दैट यू फेस। यू हैव टू टेक अ डिसीजन जो तुमको सही लगता है ना उसके बेस पे रियल लाइफ में। और फिर जब आपके ऊपर इंसल्टी का केस बनेगा कि तुमने 184 का कंप्लायंस किया, डायरेक्टर को, सारे डायरेक्टर को बोल रहे हैं 1 लाख रुपए की पेनल्टी दो, फिर तुमको बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सर देखो ना वहाँ पे डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर बोला है। इट मीन्स अगर इनडायरेक्टली भी होगा तो डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद रिलेटिव होगा ना, ओनली रिलेटिव नहीं होगा। ऐसे आपको प्रूव करना पड़ेगा बातों को, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा जो आंसर है वो फाइनल है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और आपके साथ में काफी प्रोफेशनल लोग भी बैठे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेकंड केस लो, द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडलीनेस। सुनना क्या बोला है, फ्रेंडलीनेस विद द डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब जस्ट एग्जांपल, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप मेरे रिलेटिव थोड़ी हो, है ना, तो उसको कंसिडर, उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं बोला जाता है। इंटरेस्टेड कब बोला जाता है, एक तो रिलेटिव हो या फिर प्रमोटर, मैनेजर, ओनर, याद आ रहा है तुमको, या 2% से ज्यादा होल्डिंग विद टुगेदर विद अदर डायरेक्टर, वो वाली चीज में। तो इट्स अ सेंटिमेंटल इंटरेस्ट, भाई भाई है तो मेरा, है ना, दोस्त को बोल रहे हो, तो इट इज अ सेंटिमेंटल इंटरेस्ट, है ना, इट इज आइडियोलॉजिकल कंसर्न, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, बहुत ही प्यारा केस लॉ लगा था ये, नाम नहीं लिखा मैंने, कि मानो एक कंपनी है, वो किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, इजी, लेकिन जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है वो उसका पार्टनर नहीं है, वो उसका सब पार्टनर है। सब पार्टनर कंसेप्ट क्या होता है, सुनो, दिस अ पार्टनर कॉल्ड ए बी सी, और इनकी फॉर्म है ABC एंड कंपनी, ये उनकी फॉर्म है, ठीक है। एंड कंपनी नाम लगाने से कंपनी नहीं बन जाती। अब ये जो ए है ना, ये सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ये तो अपने इंटरेस्ट को डायरेक्ट किसी और को सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, तो वो सेल भी कर सकता है लेकिन सामने वाले को पार्टनर नहीं बना सकता। मतलब क्या है, ए तेरे पास 33% शेयर है ना, तो तेरे 33% में से 20% उसने दे दिए सतीश सर को, ठीक है, तो क्या सतीश सर सब पार्टनर हो गए? क्या सतीश सर सब पार्टनर हो गए? बोलो हाँ है ना, हाँ सतीश सर सब पार्टनर हो गए, किसके? ए के। क्या सतीश सर पार्टनर हो गए बी और सी के? आई एम नॉट अ पार्टनर ऑफ बी एंड सी, आई एम अ सब पार्टनर ऑफ ए, ठीक है। अब सर भले ही मैं सब पार्टनर हो गया हूँ, सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सतीश सर आपके पास एक अधिकार है, क्या, जो प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, उसका पोर्शन आप खुद के पास रख सकते हो, बराबर, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चैलेंज करने का अधिकार सिर्फ पार्टनर को होता है, एंड यू आर नॉट अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या मैं बी और सी के लिए पार्टनर हूं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, आंसर इज नो, आई एम नॉट अ पार्टनर फॉर बी एंड सी, आई एम अ सब पार्टनर फॉर ए। अब क्वेश्चन ये आया कि मानो ये एग्जाम में आज तक पूछा नहीं, बट मेरे को लगता है ये अगर एग्जाम में आ गया, मैं बोलता हूँ 99% बच्चे गलत आंसर दे देंगे। अगर अपना डायरेक्टर सब पार्टनर है तो क्या यहाँ पर सेक्शन 184 एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, इट इज स्टिल कवर अंडर सेक्शन 184। तो ऐसे लॉ की लैंग्वेज में लिखा था, कंपनी एंटरिंग इनटू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद अनदर पार्टी इन विच विथ हुज डायरेक्टर इज अ सब पार्टनर, तो दिस इज कवर अंडर सेक्शन 184। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ ना। अब ये लॉ के लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखा होता है, यहाँ पे जो कोर्ट के जज होते हैं ना, वो अपना दिमाग चलाते हैं और उसके ऊपर आंसर देते हैं। बच्चों जल्दी बताओ, क्या आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया? सेक्शन 184 डन डन डन, सेक्शन 184 डन। पूरा सब सेक्शन 184 याद कर सकते हो। पहले में जनरल डिस्क्लोजर, दूसरे में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, ठीक है, उसका टाइमिंग आपको याद होना चाहिए, 2 ड्यूटी याद होना चाहिए, कॉन्ट्रावेंशन किया तो वॉइडेबल वैकेशन, और बच्चों लास्ट में 1 लाख रुपए का पेनल्टी, दैट्स इट, डन।